नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इससे पूर्व की जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला थी उसमें आपसे चर्चा कर रही थी प्रकृतिवाद पर। नेचुरलिज्म है क्या? नेचुरलिज्म के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा की परिभाषा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, प्रकृतिवाद के जनक कौन हुए हैं और उन जनक ने किस प्रकार से प्रकृतिवाद का प्रतिपादन किया, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। उसी चर्चा को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। शिक्षा की प्रक्रिया प्रकृतिवाद के अनुसार। शिक्षा की जब प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारा जो आता है वो कैरिकुलम आता है, पाठ्यक्रम आते हैं। यानी शिक्षा का जो कैरिकुलम है, शिक्षा का पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार का होना चाहिए। रूसो की शिक्षा प्रकृतिवाद है और प्रकृतिवाद में भौतिक विज्ञान के विषयों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। पाठ्यक्रम में 3 मुख्य क्षेत्र हैं: प्रकृति, मानव और पदार्थ। बालक की शिक्षा में इन तीनों का समन्वय किया गया है। यानी प्रकृतिवादी जो है वो जब एजुकेशन के प्रोसेस की बात करते हैं और कैरिकुलम की बात करते हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो उन्होंने पाठ्यक्रम में 3 मुख्य क्षेत्रों को या 3 मुख्य क्षेत्रों को समाहित किया है। वो 3 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हो गए? पहला प्रकृति, दूसरा मानव और तीसरा पदार्थ। प्रकृति में आपके आ गई जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, ये आपका आ गया। मानव में मानव आ गया और पदार्थ में जो हमारे भौतिक पदार्थ है जितने भी, वो सारे भौतिक पदार्थ हो गए। तो बालक की शिक्षा में इन तीनों का समन्वय किया गया है प्रकृतिवाद के अनुसार। प्रकृति पदार्थों का उपयोग और उपभोग करने से की कला एवं कौशल बालक स्वयं अनुभव से सीखते हैं। यानी प्रकृति ने जो पदार्थ हमें दिए हैं उन प्रकृति पदार्थों, प्रकृति पदार्थ कौन कौन से हो गए? जैसे मान लीजिए कि हमारी वनस्पति है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे नदी नाले हैं, हमारी बाकी सारी जो वनस्पति हैं, फल फूल हैं, पेड़ हैं, मिट्टी है, जो भी हमारे खनिज पदार्थ हैं, जो भी जितने भी प्रकृति के द्वारा हमें, जो मानव निर्मित नहीं है, जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया, मनुष्य ने केवल उसके स्वरूप को बदला है या उससे उपयोग में लाने या उपभोग करने लायक वस्तुओं का निर्माण किया है, उसको उसकी पुनर्संरचना करी है। लेकिन वो जितने भी पदार्थ हैं वो प्रकृति पदार्थ है, यानी प्रकृति से हमें मिले हैं। वो मनुष्य ने, जैसे मिट्टी है, जैसे हमारी हवा है, जैसे हमारा जल है, जैसे अग्नि है, या जैसे आकाश है, या हमारे जो पेड़ पौधे हैं, या उसके बाद में हमारे खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, धातु है, सारा जो भी चीजें हैं ये हमें प्रकृति से मिली है। तो प्रकृतिवादी जब शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं और वहां पे जब वो कैरिकुलम की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तब वो ये चर्चा करते हैं कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रकृति पदार्थों का उपयोग और उपभोग करने की कला एवं कौशल बालक स्वयं अनुभव से सीखते हैं। यानी किस तरह से उसका उपयोग करेंगे और किस तरह से उपभोग करेंगे, इसकी कला और कौशल, स्किल एंड आर्ट, दोनों चीजें जो है वो बालक, जो चाइल्ड है, वो खुद अपने आप सीखता है। सीखता कैसे? अनुभव से, अनुभव करके सीखता है, अनुभव के द्वारा उसे पता चलता है। रूसो बालक के साथ जोर जबरदस्ती, बाहरी दबाव, कठोर अनुशासन एवं सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान के विरुद्ध में थे। रूसो नहीं चाहते थे कि बालक के साथ पढ़ने पढ़ाने के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए किसी भी तरह की जबरदस्ती की जाए, किसी भी तरह का दबाव उस पर डाला जाए, उसको कठोर अनुशासन में रखा जाए, ऐसा
रूसो बिल्कुल नहीं चाहते थे। रूसो का मानना था कि जो सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान है वो नहीं दिया जाना चाहिए, सिद्धांत में मत बताइए, अनुभव से। पहले ही हम कह चुके हैं कि रूसो का मानना है कि अनुभव से सीखे बालक। स्वाभाविक सीखने की प्रवृत्ति भावना और विचारों के प्राकृतिक विकास से शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। स्वाभाविक सीखने की प्रकृति, आपने देखा होगा कि जब बालक आप थोड़ी देर के लिए सभी अपने अपने घरों में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने बचपन में लौट जाइए, अपने आसपास में लौट जाइए और आप ये विचार करिए 2 मिनट के लिए कि जब बालक शिशु होता है, जब उसका जन्म होता है, तो उस समय जन्म लेते ही हम उसको भाषा यानी विचारों का आदान प्रदान और अभिव्यक्ति और विचार विनिमय के लिए किसी पाठशाला में नहीं भेजते हैं। वो स्वतः सीखता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है। उसके परिजन, उसके माता पिता, उसके अभिभावक, उसके दादा नानी जो कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं या उसे बोलते हैं तो वो उनकी पुनरावृत्ति यानी उनका अनुकरण करता है और अनुकरण करके धीरे धीरे वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से वो बोलना सीख जाता है। तो जो स्वाभाविक सीखने की प्रवृत्ति भावना और विचारों के प्राकृतिक विकास से शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है स्वाभाविक रूप से। कोई जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होगी, जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे बालक स्वाभाविक रूप से सीखने लगेगा। अकॉर्डिंग टू रूसो के अनुसार जो शैशव अवस्था का विकास है, हमने पूर्व में ही चर्चा करी है कि रूसो ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं निर्धारित करी है और 4 अवस्थाएं हैं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और किशोर अवस्था के बाद युवा अवस्था। अब वो रूसो कहते हैं कि शैशव अवस्था का जो विकास है वो खेल कूद से होता है, यानी बालक को खेलने कूदने दीजिए। खेल कूद से बालक के शैशवावस्था का विकास होता है। फ्रॉविल की खेलकूद विधि, यहाँ पे हम एक और प्रसिद्ध दार्शनिक हुए फ्रॉविल, उनकी खेलकूद विधि को इसमें शैशवावस्था में उसका वो खेलकूद विधि का उन्होंने प्रावधान दिया है, वो उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। उसके बाद में आता है बाल्य अवस्था का विकास। इस तरह अनुकूल शिक्षा प्रदत्त कहानियां बाल्यावस्था में आप अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से चर्चा करेंगे या उनसे बात करेंगे, या आपके घर में यदि आपके जो दादा दादी, नाना नानी, यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आपको ये निश्चित रूप से आपने ये अनुभव किया होगा कि बाल्य अवस्था का विकास है वो उस बाल्य अवस्था की स्तर के अनुसार कहानियां, शिक्षाप्रद कहानियां सुना करके, उनसे सुन करके और हमारा सबका विकास होता है। यानी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां जो कहने को कहानी है लेकिन उस कहानी में आपसे जो एक पीढ़ी ऊपर के लोग हैं उनके अनुभव समाहित हैं और वो एक जिसे मैं कहूंगी कि प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो एक करके सीखने वाला, वो एक अनुभव से सीखा गया ज्ञान है जो वो कहानियों के माध्यम से हमें बताते हैं। फिर आता है किशोर अवस्था का विकास। प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, संगीत एवं चित्रकला एवं हस्तकला। किशोर अवस्था का जो विकास है वो प्राकृतिक विज्ञान यानी जो हमारी नेचुरल साइंस है उससे, भाषा मैं पहले ही बता चुकी हूं कि भाषा का आदान प्रदान, गणित, यहाँ गणित का, मैथमेटिक्स का भी बड़ा महत्व है कि आपको प्राथमिक गणित अवश्य आनी चाहिए। संगीत जिससे मन को साधना, शांति मिलती है, साधना होती है, वातावरण की शुद्धि होती है। साथ ही चित्रकला जिससे आपके मन में, अब आपके अवचेतन और अर्धचेतन मन में जो भी भाव या विचार समाहित है वो कहीं ना कहीं चित्रकला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, हस्त शिल्प के माध्यम से वो बाहर निकल के आते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल की गई है। युवा अवस्था का विकास, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं भौतिक विज्ञान। युवा अवस्था के विकास की बात करेंगे तो युवा अवस्था में रूसो के अनुसार नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं भौतिक विकास, यानी उन्होंने जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं उनको समाहित कर दिया है। और इसके अतिरिक्त प्रकृतिवादी हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ्यक्रम को पूर्ण जीवन का विकास माना है तथा पाठ्यक्रम में 5 क्रियाओं को सम्मिलित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि पाठ्यक्रम जो है ना वो जीवन का विकास है,
है, पूरे जीवन का, संपूर्ण जीवन का विकास है। और उसमें पाठ्यक्रम में केवल 5 क्रियाओं को ही सम्मिलित किया गया है। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर, जब हमने हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार किस प्रकार से हमारा शिक्षा में किस प्रकार से विकास होता है, उस विकास की बात करी, तो हमें ये भी जान लेना आवश्यक है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या इसमें बताया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आत्मरक्षा के लिए कार्य, यानी ऐसे कार्य जिससे हम अपनी रक्षा स्वयं कर सके, ऐसे आत्मरक्षा के कार्य। जीविका उपार्जन के कार्य, यानी आप कम से कम इतना कमा ले जिससे आप अपना पेट भर सके और अपने परिवार का पेट भर सके, वो दूसरा आ जाता है जीवन यापन के कारण। तीसरा आ जाता है सामाजिक एवं राजनीतिक कारण। इसके बाद में जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो सामाजिक और राजनीतिक कारणों की हम चर्चा कर रहे हैं। सामाजिक जो कार्य है उससे जब विद्यालय जो हमारा है वो हमने समाज को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह को हमने समाज माना है, और विद्यालय वो एक स्थान है, वो एक संस्था है जहां पर विभिन्न धर्मों के विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां सामाजिक और राजनीतिक जो कार्य है वो होते हैं। उसके बाद नंबर आता है शिशु रक्षा संबंधी कार्य, यानी शिशु यानी बालक है, उसकी रक्षा से संबंधित कार्य कौन से किए जाने चाहिए। और लास्ट में है अवकाश के समय का दुरुपयोग ना करें। यदि आपको अवकाश मिला है, यदि आपके पास कोई कार्य है, तो आप केवल उसको सोने में या आलस्य में मत उसको रखिए, आप उससे किसी भी कार्य से ज्ञान अर्जन करिए। और देखिए प्रकृतिवाद तो ये मानता है कि हम यदि कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के करने के पीछे विज्ञान भी जुड़ी हुई है और समाजशास्त्र भी जुड़ा हुआ है, राजनीतिक शास्त्र भी जुड़ा हुआ है और व्यक्तिगत चीजें भी जुड़ी हुई है। तो वो वहां पे अवकाश के समय सदुपयोग करके जो कार्य है वो इस प्रकार से हम इनको जस्टिफाई कर देते हैं। टेक्निकल मेथड, शिक्षण विधियां। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि ये तो हमने जनरल चर्चा कर ली है, उसके बाद में हम टेक्निकल मेथड्स की बात करते हैं। शिक्षा में टेक्निकल मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हम करेंगे प्ले मेथड्स, खेल विधि, यानी खेल खेल के माध्यम से सीख जाना और खेल के माध्यम से सीखना। दूसरा हमारा आता है स्टोरी टेलिंग, कहानी विधि से सीखना, यानी कहानी के माध्यम से बालक उन चीजों को धीरे धीरे सीख रहा है। तीसरा हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी प्रयोग विधि के द्वारा, यानी हमने किसी कार्य को किया और कार्य को करके जानने के बाद हमने उस प्रयोग के बाद में इसको स्वीकार किया कि हाँ ये कार्य ऐसे करने से ऐसे होता है। उसके बाद में आता है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का मतलब हो गया व्याख्यानमाला। अब व्याख्यानमाला जो है वो प्रत्यक्ष भी हो सकती है और परोक्ष भी हो सकती है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि हम वर्चुअल आपके लिए वर्चुअल स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं, और जब आप कक्षा में होते हैं तो हमारा राइटिंग स्किल कम हो जाती है और पेपर पेन कार्य हमारे ज्यादा हो जाते। इसके बाद में हम जब प्रक्रिया की बात करेंगे, शिक्षा की प्रक्रिया की बात करेंगे, तो शिक्षा की प्रक्रिया में हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन। देखिए वैसे तो विद्यालय प्रबंधन पे रूसो की प्रकृतिवाद में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ करके आता है कि रूसो ने तो विद्यालय की जो अनुशासन का जीवन है या 4 दीवारी के अंदर औपचारिक शिक्षा दिए जाने की संकल्पना है, उसके रूसो बिल्कुल विरोध में थे, उसके विपरीत में थे। उनका ये मानना था कि विद्यालय को एक निश्चित 4 दीवारी में, एक निश्चित समय सारणी में बांध करके आप कोई भी कुछ भी सिखा नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब रूसो की फिलॉसफी प्रकृतिवाद की चर्चा कर रहे हैं तो इसको संक्षिप्त में समझ लेना आवश्यक हो जाता है। रूसो बालकों को विद्यालय शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि बालक का मन जन्म से ही शुद्ध एवं पवित्र होता है। विद्यालय के औपचारिक वातावरण में बालक की बुद्धि दूषित हो जाती है। देखिए एक नई चीज है कि आप यहाँ रूसो कहते हैं कि बालक जो है उसको विद्यालय में शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या मानते हैं? वो मानते हैं कि बालक का जब जन्म होता है तो वो मन
से और विचारों से पवित्र होता है और शुद्ध हो जाता है। बालक को औपचारिक वातावरण में बालक की बुद्धि दूषित हो जाती है। यानी यदि कोई बार बार उसे ये बता रहा है ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है। बाद में आता है बालक ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई और उनके अनुसार अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए अलग अलग स्तर पर। रूसो ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई और उन 4 अवस्थाओं के अनुसार अलग अलग स्तर पर अलग अलग उसका विकास और व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा रूसो ने कहा कि रूसो का मानना है कि डाल्टन योजना जो है उस पर प्रकृतिवाद का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। डाल्टन जो हमारी योजना है, डाल्टन जो हमारा वाद है, उस पर रूसो का असर दिखाई देता है। कैसे? डाल्टन योजना में कक्षाओं को प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया। यानी जब हम डाल्टन की फिलॉसफी या डाल्टन की परिभाषा या डाल्टन की प्रयोजना की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि जो कक्षाएं हैं उनको प्रयोगशाला में परिवर्तित कर दिया। क्यों? क्योंकि रूसो ने सैद्धांतिक शिक्षा का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस पे चर्चा दी। अब आ जाते हैं हम विद्यालय अनुशासन। रूसो के प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में अनुशासन कैसा होना चाहिए। ये तो कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्यालय का जो अनुशासन है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत ही तरीके से होना चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए, गुरु शिष्य के संबंध मधुर रहने चाहिए। ये चर्चा तो अक्सर हम करते हैं, लेकिन जो रूसो है उन्होंने विद्यालय के अनुशासन के बारे में जब चर्चा करी तो रूसो बालक को अनुशासन में रखने से अधिक स्वतंत्रता देने पर बल देते थे। रूसो का मानना है कि बालक को अनुशासन में मत रखिए, उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। वो जब स्वतंत्र रहेगा तो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छा करेगा। तो उन्होंने कहा कि उसको अधिक स्वतंत्रता देनी है। इसके साथ ही साथ प्रावधान प्रतिबंध बालक के विकास में बाधक और दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। यानी बालक का जो विकास है उस बालक के विकास में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक दंड या हाथ से मारने का कार्य नहीं होना चाहिए। यानी फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं देंगे। क्या क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बालक स्वयं की गलतियों से अनुभव लेकर के बालक अपनी चीजों को खुद समझता है और प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने पर बालक को दंडित किया जाना चाहिए। किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए? कोई फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना, कुछ और नहीं देना, लेकिन उसके सामने एक और छोटा कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुशासनहीनता नहीं करनी है। अनुशासन के लिए किसी भी प्रकार के उद्देश्य और शारीरिक दंड की आवश्यकता कदापि नहीं है। अब हम आ जाते हैं रोल ऑफ टीचर पे। वैसे तो जब बालक का सर्वांगीण विकास, हम प्रकृति की गोद की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि प्रकृति की गोद में ही बालक का सर्वांगीण विकास होगा, तो हमें यहाँ ये चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि रोल ऑफ टीचर क्या होगा या टीचर क्या रोल करेगा या टीचर की क्या भूमिका रहेगी। लेकिन क्योंकि इतनी बड़ा आपका यूथ है और उनकी शिक्षा के बाद कम से कम उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी कमी क्या है और वो इम्प्रूव कैसे कर लेते हैं। तो प्रकृतिवाद को मानने वालों के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान गौण है। शिक्षा में शिक्षक का स्थान गौण है और बालक केंद्र में है। लेकिन वो भी ये मानते हैं कि शिक्षा की जो भूमिका है वो उस भूमिका को देखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? निदेशक, निरीक्षक और मित्र के रूप में होना चाहिए। यानी शिक्षक केवल उस विषय को पढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा में कोई भी रटने की चीजें नहीं होनी चाहिए, सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षक की भूमिका में निदेशक, निरीक्षक और मित्र के रूप में होनी चाहिए। यानी शिक्षा ऐसी हो कि विद्यार्थी अपने शिक्षक को जब आवश्यकता हो तो उसे निदेशक भी समझे, उसे प्रयोगशाला भी समझे। और ये शालिनी जी के साथ ही ये शिक्षा का जो है वो भूमिका और निर्देशन निरीक्षक और मित्र के रूप में हमें किया जाना चाहिए।
अब रूसो के शब्दों में यदि हम शिक्षक के स्थान की बात करें तो मैं यहां ये कहना चाहूंगी कि शिक्षक का स्थान यदि कोई है तो वह दृश्यों के पीछे है। दृश्यों के पीछे कैसे है? यानी शिक्षक आपके सपोर्ट में, आपके सहयोग में खड़ा है। शिक्षक क्योंकि केंद्र में नहीं है इसलिए वो सपोर्ट में खड़ा है। तो शिक्षक का जो स्थान है यदि वो है तो दृश्यों के पीछे है, यानी वो है तो सही शिक्षक लेकिन वो अग्रिम पंक्ति में नहीं है या सामने नहीं है। विद्यार्थी की, बालक की आवश्यकता के अनुसार वो अदृश्य स्थिति में उसके साथ पीछे खड़ा है। वह सूचना, विचार, आदर्श अथवा संकल्प शक्ति देने वाला अथवा चरित्र निर्माण करने वाला न होकर के बालक के विकास का निरीक्षक होगा। यानी जो अध्यापक है वो कैसा नहीं होगा? सूचना, विचार, आदर्श, संकल्प शक्ति ये देने वाला और चरित्र का निर्माण करने वाला प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षक को अपनी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसमें बालक के अनुरूप उसे व्यवस्थित करनी होगी, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति कर सके। शिक्षक का कार्य बालक की गलतियों को दूर करना और बालक के मन में जो मनोविकार आने वाले हो उन मनोविकारों से बालक को दूर रखना है, ऐसा रूसो मानते हैं। विद्यार्थी की भूमिका, हमने कैरिकुलम की बात करी, हमने चर्चा करी कि हमारी मैथोलॉजी क्या होनी चाहिए। मैथोलॉजी के बाद में हमने चर्चा करी कि अध्यापक का रोल कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसा होना चाहिए, और इसी के साथ हम विद्यार्थी की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृतिवाद में बालक को उसके अनुभव द्वारा सीखने का अवसर दिया जाता है। वह अपनी मूल प्रवृत्तियों, रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रख करके सीखे। यानी बालक स्वतः तो सीख ले, लेकिन स्वतः सीखने के लिए ये कुछ मापदंड अनिवार्य है। जैसे अपने अनुभव से तो सीखे, लेकिन इस अनुभव में भी क्या है कि यदि अनुभव में भी आप कहीं पीछे रह रहे हैं तो वहां पर वह अपनी मूल प्रवृत्तियों, जिनमें रुचि आती है, योग्यता आती है, आवश्यकता आती है, इनको ध्यान में रख करके आगे बढ़े। और बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सूत्रों में लिखा गया है कि सिद्धांत के अनुसार बालक को खेलना कूदना दिया जाना चाहिए, पढ़ने लिखने दिया जाना चाहिए और साथ ही साथ उसे स्वयं अनुभव करने दिया जाना चाहिए। तो अपनी रुचि के पाठ्यक्रम का अध्ययन करे और अपनी गलतियों से स्वयं सीखे। यानी बालक जो सीखेगा वो करके सीखेगा, वो क्रिया के द्वारा सीखेगा, वो किसी से सुन करके नहीं सीखेगा। यहाँ रूसो ये कहना चाहते हैं। अब एक बहुत ही, जब हम रूसो की फिलॉसफी प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक बाकी जो वाद है, हमारी जो बाकी फिलॉसफी है उनसे अलग हट करके एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, और वो है रूसो की निषेधात्मक शिक्षा। यानी जो रूसो हुए हैं उन्होंने एक निषेधात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया है। निषेधात्मक शिक्षा होती क्या है? नेगेटिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं। निषेधात्मक उसे क्यों कहते हैं और वो क्यों होनी चाहिए? निषेधात्मक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे सुनने वाले सारे श्रोता जो हैं वो इसको सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, विद्यार्थी होंगे जो भी। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है यानी जो थोपी ना जाए, जो जबरदस्ती नहीं दी जाए, जो रटाई नहीं जाए, जो पढ़ाई के लिए बाध्य नहीं करे। अर्थात रूसो के निषेधात्मक शिक्षा का अभिप्राय है कि वह बालक को उसकी इच्छा, उसकी आवश्यकता, उसकी कहानी, इन सब के साथ में आगे बढ़ा देना चाहिए। यानी बालक को उसकी इच्छा, स्वभाव, प्रकृति, रुचि के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया जाना चाहिए। कृत्रिम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रकृति पदत होना चाहिए। यानी रूसो की जो निषेधात्मक शिक्षा है उसमें सारी चीजें प्रकृति की गोद में छोड़ी गई है। प्रकृति अपने आप बालक को सब कुछ सिखाती है, स्वाभाविक रूप से सिखाती है। तो प्रकृति की गोद में बालक को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से जो रूसो की निषेधात्मक शिक्षा है इसका बहुत महत्व है और रूसो की निषेधात्मक शिक्षा को समझ लेना चाहिए। अब जब हमने
गत जो हमारी व्याख्यान है और आज का जो व्याख्यान है, इसकी जब हम इसका समन्वय करते हैं और तारतम्य देखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम एजुकेशन फिलॉसफी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और एजुकेशन फिलॉसफी में दो कॉन्सेप्ट बहुत ही मुख्य हैं और बहुत ही बड़े हैं। वो दो कॉन्सेप्ट हैं कि एक है हमारा शिक्षा और दूसरा है दर्शन शास्त्र। अब शिक्षा की संकल्पना दर्शन शास्त्रियों ने कैसे करी, जब हमने इसकी चर्चा करी तो हमने पाठ्यक्रम में सबसे पहले देखा कि हमें विद्यार्थियों को सौंपने के लिए, विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए हमारे पास में 5 वाद है। हमारे पास आइडियलिज्म है, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। हमारे पास दूसरा जो हमारा है वो आइडियलिज्म हमने देखा। आइडियलिज्म के बाद में हमने बात करी है रियलिज्म की, वास्तविकतावाद की बात करी है कि वास्तविकतावाद क्या है, कैसे उसको समझा जाए। और वास्तविकतावाद के बाद में हम आज जो हमने चर्चा करी है वो हमने प्रकृतिवाद पर करी है कि प्रकृतिवाद के अब तीनों में अंतर क्या है। आदर्शवाद कहता है कि जीवन जो है, अंतिम जीवन जो है वो मोक्ष प्राप्ति है, आध्यात्म की प्राप्ति है। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके उपरांत मनुष्य को आध्यात्म, यानी वो स्वयं क्या है, अपने को जानने की क्षमता उसमें विकसित हो जाए, उसको वो आध्यात्मिक हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब हमने रियलिज्म पढ़ा, हमने वास्तविकता की चर्चा करी, तो वास्तविकतावाद में ये है कि जो वस्तु और जो पदार्थ जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे सुनाई दे रहे हैं, जैसे छुए जा रहे हैं, इस चीज को हम समझ पाए, जो जैसे है उसको ले लें, तो ये वास्तविकता है। यानी जो दृश्य है, दृश्यमान है, वही है। इस चीज को समझने में शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। और आज जब हमने आइडियलिज्म पर बात करी, प्रकृतिवाद पे बात करी, हमने नेचुरलिज्म की बात करी, तो नेचुरलिज्म में यह है कि सब कुछ बालक के अंदर समाहित है। रूसो कहते हैं कि बालक जो होता है वो जन्म से ही पूरी तरह से शुद्ध होता है, उसे किसी प्रकार की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का अभिप्राय है कि बालक को उसकी इच्छा, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति और रुचि के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाया जाना चाहिए। कृत्रिम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ कैसा होना चाहिए? सब कुछ स्वाभाविक होना चाहिए। तो ये हमारी रूसो की प्रकृतिवाद की चर्चा थी। और आप जब इनका जब आप इनकी पुनरावृत्ति करेंगे, आप इनको देखेंगे, तो मेरा आपको एक सुझाव है कि तीनों जो अभी तक हमने वाद पढ़े हैं, उन तीनों वाद में आपने आदर्शवाद, वास्तविकतावाद और प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म, तीनों वादों में आप ये देख लें कि तीनों को जब आप इसको देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, तो आपको ये देखने की आदर्शवाद में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है, उसके बाद में वास्तविकतावाद में अंतिम उद्देश्य क्या है, और उसके बाद में हमारा जो प्रकृतिवाद है उसमें अंतिम उद्देश्य क्या है। ऐसे ही उद्देश्यों में आपने अंतर देख लिया, या उद्देश्यों को आपने देख लिया कि उद्देश्यों में क्या अंतर आता है, उनके विद्यालय प्रबंधन में क्या अंतर है, उनका कक्षा अनुशासन में क्या अंतर है, शिक्षक की भूमिका में क्या अंतर है, छात्र की भूमिका में क्या अंतर है, पाठ्यक्रम किस प्रकार से भिन्न है, शिक्षण विधियां किस प्रकार से भिन्न है। और इस तरह से ये तीनों वाद हमारे हैं। और इसके बाद हम जो अगली चर्चा करेंगे वो हम प्रिग्मेटिज्म पर करेंगे, प्रयोजनवाद किसे कहते हैं। तो आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम देती हूं और आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।